हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे ईटी ट्यूब के बारे में। वैसे तो आप मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे या फिर आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स होंगे, आपको पता होगा कि जब भी पेशेंट बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस होता है और उसको ऑक्सीजन की नीड होती है, तो कभी कभी केसेस में क्या होता है कि बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें डायरेक्टली लंग्स में ऑक्सीजन देने की नौबत आ जाती है। तो डायरेक्टली लंग्स में ऑक्सीजन हम दो तरीके से दे सकते हैं, ये एक तो ईटी ट्यूब और एक टीटी ट्यूब। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ईटी ट्यूब के बारे में। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको यहाँ पे सीधा सीधा ईटी ट्यूब पर ले चलता हूँ। देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये एक पेशेंट है, ये एडमिट है। तो देखिए इस पे ये माउथ के कॉर्नर से ईटी ट्यूब अटैच की हुई है। माउथ के कॉर्नर से ईटी ट्यूब अटैच की हुई है। ये ट्यूबिंग है ना, ये ईटी ट्यूब की ट्यूबिंग है और यहां तक ये ईटी ट्यूब है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि एक यहाँ पर से ये ट्यूबिंग भी निकली हुई है। दोस्तों, ये जो ट्यूबिंग है ना, ये एनजी ट्यूब है। ये सीधे नाक से गई है अंदर को, नाक से सीधा ईसोफेगस से सीधा स्टोमक पे गई हुई है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ईटी ट्यूब जो है वो कनेक्ट की गई है। एक यहाँ पर से देखो, आपको छोटा सा यहाँ पर से ट्यूबिंग, छोटी सी ट्यूबिंग दिख रही है। ये ट्यूबिंग होती है कफ साइड, कफ होता है ना, जो कफ्ड ईटीज होती है उनमें ये होता है। कफ्ड ईटीज में क्या करते हैं कि बलून होता है, उस बलून से एयर हम पुश करते हैं 5 से 10 सीसी। तो 5 से 10 सीसी या एमएल जब हम उसमें डालते हैं एयर, तो वो बलून फूल जाता है और उसका कफ फूल जाता है। ठीक है, कफ फूलने के बाद वो ईटी वहां पे फिक्स हो जाती है। तो अब देखिए, एक यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है। इस इमेज में ये क्या बना हुआ है, ये लैरिंजोस्कोप है। ये आपको लैरिंजोस्कोप दिख रहा होगा। देखिए, इस लैरिंजोस्कोप के साथ यहाँ पे ईटी रखी हुई है। ईटी ट्यूब के साथ यहाँ पे ये जो सिरिंज रखी हुई है, ये वाली, ये आपको दिख रही है ना सिरिंज। ये सिरिंज जो दिख रही है, इस सिरिंज में 5 to 10 ml एयर को इस बलून के द्वारा पुश करते हैं, ताकि जो हमारा कफ है वो फूल जाए, मतलब जो बलून है वो फूल जाए और उससे क्या हो, वो ईटी वहीं पे फिक्स हो जाए। अब देखो, यहाँ पे एक ये चीज दिख रही होगी आपको, यहाँ पे ये इसको कहते हैं गुडल एयरवे। गुडल एयरवे जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, जब ये हमारी टंग है, ये टंग जो है, ये हमारी कभी कभी क्या होती है कि पेशेंट अनकॉन्शियस होता है। तो पेशेंट अनकॉन्शियस जब भी होता है, तो इसकी जो टंग होती है वो इसके गले को यहाँ पर से सीधा ब्लॉक कर देती है, गले को ब्लॉक कर देती है। तो इसके लिए इस गुडल एयरवे को वहां पे फिक्स करा जाता है, ताकि जो टंग है वो फॉल बैक ना हो। तो यहाँ पे आपने ये चीज देख ली। अब हम आते हैं कि ईटी ट्यूब कितने टाइम तक के लिए यूज की जा सकती है। जनरली ईटी ट्यूब का यूज वैसे तो एनेस्थीसिया वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वही करते हैं, क्योंकि जब भी हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं तो उसको ईटी ट्यूब लगानी जरूरी होती है, जिसके थ्रू उसकी लंग्स को डायरेक्ट ऑक्सीजन दी जाती है। अब यहाँ पे हम देखिए, अब लैरिंजोस्कोप जो होता है उसके उसके द्वारा हम लोग ईटी ट्यूब को डालते हैं। लैरिंजोस्कोप देखे होंगे आपने, मिलर और मैकिन्टोश दो टाइप के होते हैं। जो मिलर वाले मैकिन्टोश होते हैं वो उसमें जो ब्लेड होती है वो बिल्कुल सीधी ब्लेड होती है, बिल्कुल सीधी ब्लेड होती है मिलर वाले में। और जो मैकिन्टोश होते हैं उसमें, मैकिन्टोश में ऐसी कर्व्ड होती है। ये आपको जो दिख रही है, ये लैरिंजोस्कोप भी आपको दिख रहा है, ये मैकिन्टोश है। मिलर की अभी हमारे पास यहाँ पे इमेज नहीं है, लेकिन मिलर जो लैरिंजोस्कोप होता है वो बिल्कुल सीधे होते हैं, ऐसे सीधे, बिल्कुल स्ट्रेट। तो अब हम ये देख चुके हैं कि दो टाइप के लैरिंजोस्कोप होते हैं। तो लैरिंजोस्कोप में देखना हमेशा लाइट होती है। लाइट क्यों होती है? ताकि जो उसका एरिया, जो उसका पूरा पाथ है वो हमें विजिबल हो सके। अब यहाँ पे जो ईटी ट्यूब है, इसकी बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, इसमें से नॉर्सेट के हिसाब से जो क्वेश्चन बन सकता है वो यही है कि जो ये रेडियो ओपेक लाइन आती है, देखो ये ब्लू कलर की एक रेडियो ओपेक लाइन है, ये क्यों दी गई होती है? ये इसीलिए दी गई होती है ताकि जब भी हम इसकी प्लेसमेंट को चेक करेंगे तो हम हमेशा एक्सरे से इसकी प्लेसमेंट को कंफर्म करते हैं। तो उस पे ये रेडियो ओपेक लाइन एक्सरे में आ जाती है, तो जिससे हमें कंफर्मेशन प्रोवाइड हो जाता है कि ये अपने सही जगह पे ईटी ट्यूब गई है। या कभी कभी ईटी ट्यूब का क्या होता है कि वो किसी एक लंग्स की तरफ चले जाती है,
वो राइट ब्रोंकस की तरफ भी जा सकती है, वो लेफ्ट ब्रोंकस की तरफ भी जा सकती है, और जिससे क्या होगा कि एक ही लंग एक्सपैंड होगा, दूसरा वाला नहीं होगा। तो इसलिए पहले ही ईटी ट्यूब को डालते टाइम हम लोग अगर हमें प्लेसमेंट चेक करनी है तो हम एक्सरे के थ्रू चेक कर सकते हैं। इसकी रेडियो ओपेक लाइन जो होती है वो उसमें साफ साफ आ जाती है। देखिए जैसे ये आपको बलून दिख रहा है, इस बलून को फुलाते हैं हम लोग, 5 या 10 ml इसमें डालते हैं तो कफ यहाँ पे फूल जाता है। कफ बिल्कुल उसको उसकी प्लेस पे बिल्कुल अटका देता है, ठीक है, कैरिना से 2-3 सेंटीमीटर ऊपर। ये बीवल है, ये मर्फीज आई है। ये वाला क्वेश्चन, मर्फीज आई का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि ये क्या चीज है, ये मर्फीज आई है। और ये कफ है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। वोकल कॉर्ड गाइड, ये ब्लैक कलर की जो लाइन है इसको वोकल कॉर्ड गाइड कहते हैं। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि ये ब्लैक कलर की जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे वोकल कॉर्ड गाइड कहते हैं। जो एडॉप्टर होता है वो 14 to 15 सेंटीमीटर का होता है। तो इस तरीके से ये जो, और जो ये बनती है ना, ये पीवीसी ट्यूबिंग होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनती है ये ईटी ट्यूब। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे ईटी ट्यूब के कंपोनेंट्स होते हैं और कैसे कैसे ईटी ट्यूब में जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो यहाँ पे मैंने आपको दिखाए। एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में, नॉर्सेट के एग्जाम में आता है कि जैसे कव्ड ईटी और नॉन कव्ड ईटी में क्या अंतर है। जब भी हमने ईटी ट्यूब को डाला तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, ईटी ट्यूब को थोड़ा सा यहाँ पे ही कॉर्नर ऑफ माउथ में चिपका के ऐसे कान के नीचे से उसको फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर उसको फिक्स, कॉर्नर ऑफ माउथ से लेके कान के नीचे तक हम उसको यहाँ पर फिक्स कर देते हैं ईटी ट्यूब को, और यहाँ से नीचे एक साइड करके उसको हम सिक्योर कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, कॉर्नर ऑफ माउथ टू द ईयर लोब, ऐसा एक ऑप्शन आ सकता है कभी भी नॉर्सेट के एग्जाम में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉर्नर ऑफ माउथ टू द ईयर लोब, इसका आंसर। अब एक देखो क्या होता है ना, कभी कभी हमको प्रेशर भी नापना होता है। जो उसका बलून है उसका प्रेशर हमेशा 20 mm ऑफ एच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 20 mm ऑफ एच से ज्यादा होगा ना तो बहुत कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस हो सकते हैं, टेंशन न्यूमोथोरक्स होता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो देखिए इन एरॉइड मैनोमीटर, एनोरॉइड मैनोमीटर जो होता है वो इसके कप के प्रेशर को नापता है, जो कि 20 to 25 mm ऑफ एच और 30 to 35 सेंटीमीटर ऑफ H2O होना चाहिए। ईटी ट्यूब को 7 to 14 डेज तक ही यूज करते हैं। एक ईटी ट्यूब, फेनेस्ट्रेटेड ईटी ट्यूब भी आती है, जिससे हम अगर हम उसका यूज करते हैं तो पेशेंट का कम्युनिकेशन हो जाता है, कम्युनिकेट पेशेंट कर सकता है, मतलब बात कर सकता है फेनेस्ट्रेटेड ईटी ट्यूब के द्वारा। एक ऐसी ईटी ट्यूब जिससे पेशेंट बात कर सकता है उसका नाम होता है फेनेस्ट्रेटेड ईटी ट्यूब। अब सबसे पहले, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ईटी ट्यूब की पोजीशन कौन सी, जब हम ईटी ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो उसकी पोजीशन कौन सी होती है। ईटी ट्यूब इंसर्ट करने के लिए हमें स्निफिंग पोजीशन का यूज करना। स्निफिंग पोजीशन आपको मैं शो कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये पोजीशन मैंने आपको दिखाई है, ये स्निफिंग पोजीशन है। ये देखिए ये स्निफिंग पोजीशन है, इसमें क्या है देखो, आपको दिख रहा होगा ना, इसमें फ्लेक्शन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन किया हुआ है, फ्लेक्स, सर्वाइकल स्पाइन को फ्लेक्स किया हुआ है, और ये बिल्कुल, ये देखो पूरा एक लाइन में, पूरा अलाइनमेंट में आ जाता है। देखो ये पूरा अलाइनमेंट में आ जाता है यहाँ से, इस पोजीशन के द्वारा ईटी ट्यूब में स्निफिंग पोजीशन का यूज किया जाता है। एक पोजीशन रोज पोजीशन भी होती है, लेकिन यहाँ पर ईटी ट्यूब के लिए स्निफिंग पोजीशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखो ये लैरिंजोस्कोप के साइज भी बहुत बार क्वेश्चनमेटिक हो जाते हैं। अगर लैरिंजोस्कोप का साइज 0 है तो वो न्यूबॉर्न के लिए यूज होगा, 0 है इन्फेंट के लिए यूज होगा, 1 है चाइल्ड के लिए, 2 से अबव होगा या उससे 2 होगा या उससे अबव होगा तो वो एडल्ट के लिए यूज होगा। अब एक क्वेश्चन और आता है, बुज्जी, व्हाट इज बुज्जी। बुज्जी क्या होता है ना, कि स्टिलेट होता है। कभी कभी पेशेंट में ईटी ट्यूब डलती नहीं है अच्छे से, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, एकदम से जाती नहीं है, तो उस टाइम ना हम एक स्टिलेट का यूज करते हैं, मतलब वो बहुत पतला सा तार होता है, बहुत पतला सा तार होता है। मैं उसकी इमेज आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखिए,
कुछ इसको दिखाई देगा, दिख रहा है आपको। तो ये एक स्टेलेट टाइप का होता है और कुछ इसका खास यूज नहीं है, बस ये स्टेलेट जब डालते हैं तो ईटी ट्यूब बहुत आसानी से उसके ऊपर से निकल के अंदर चली जाती है। तो बस ये वैसे आ जाती है, कभी कभी इसकी इमेज आ जाती है एग्जाम में। अब देखिए, टू लिसन बायलैटरल चेस्ट मूवमेंट, इफ देयर इज एनी यूनिलैटरल चेस्ट मूवमेंट देयर इज ईटी ट्यूब रॉन्ग इंसर्शन। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम जब ईटी ट्यूब चले जाती है ना, तो चेस्ट का फॉल और डाउन, फॉल कर रहा है, अप कर रहा है, ये चीज देखते हैं। अगर एक ही साइड की चेस्ट फ्लो हो रही है, चेस्ट इन्फ्लेट हो रही है, तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ईटी ट्यूब क्या है कि एक ही जगह चली गई है, मतलब कहीं ना कहीं वो डिस्प्लेस हो गई है। ठीक है, तो डिस्प्लेस अगर हो गई है तो एक ही तरफ की चेस्ट जो है वो होगी, इन्फ्लेट होगी। अगर ईटी ट्यूब सही जगह गई है तो दोनों तरफ की चेस्ट इन्फ्लेट होगी। तो ये भी एक बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वन टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसका यही आंसर होगा कि अगर एक ही तरफ का चेस्ट इन्फ्लेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ईटी एक ही तरफ की चेस्ट पे गई हुई है, दूसरी वाली पे नहीं गई है, मिसप्लेस हो गई है, या फिर एक ही जगह से आगे को निकल गई है। और एक चीज हमेशा याद रखी जाती है इस पे कि जो हम जैसे ईटी ट्यूब डालते हैं तो सबसे पहले पेशेंट को क्या करते हैं, ऑक्सीजनेट करते हैं। 100% ऑक्सीजनेट करना जरूरी होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% FiO2 दिया जाता है पेशेंट को। और कभी भी अगर हम पेशेंट में सक्शन करते हैं तो सबसे पहले ईटी ट्यूब से करेंगे, देन माउथ, देन नोज। और अगर टीटी ट्यूब है तो टीटी ट्यूब, माउथ, नोज, इस तरीके से हम लोग ये वो होता है। मतलब पहले हम उस चीज से करते हैं जो चीज नीचे, सबसे नीचे है। अगर टीटी है टीटी से करेंगे, ईटी है ईटी से करेंगे, देन माउथ, देन नोज। तो इस तरीके से ये ईटी ट्यूब का पूरा हो जाता है। अब मैं एक बार आपको एनिमेशन दिखाता हूं कि किस तरीके से ईटी ट्यूब का इंसर्शन करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता था कि ठीक है, मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूं। इस एनिमेशन में आप देखना कि ईटी ट्यूब कैसे इंसर्ट। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सब हम ईटी ट्यूब कैसे अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए ये क्या चीज है कि पेशेंट का माउथ है, ये नोज है, ये ईटी ट्यूब है, ये लैरिंजोस्कोप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो लैरिंजोस्कोप देखिए पेशेंट में कैसे ये लाइट आते हुए दिख रही है आपको। ये देखो, अंदर ईटी ट्यूब डाल दिया, इंसर्ट कर दिया, फिर एयर को पुश कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये क्या कनेक्शन है, ये है एम्बू बैग। अब सबसे पहले एम्बू बैग से वेंटिलेशन, इसको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन कहते हैं। तो ये वेंटिलेट कर रही है। अब यहाँ पे ये स्टेथोस्कोप से इसकी प्लेसमेंट देख रहे हैं। देखो चारों तरफ प्लेसमेंट देखते हैं, ऊपर नीचे साइड में, इधर दोनों जगह प्लेसमेंट देखते हैं। यहाँ पर प्लेसमेंट, यहाँ पर एयर नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन यहाँ हुआ है तो ये पेट में गई हुई है। तो चारों जगह चेस्ट में इन्फ्लेशन देखा। अब सिंपली ये यही बता रहा है कि अगर एक जगह अगर ये यहाँ सिर्फ यहाँ पे सुनाई दे रही है और यहाँ पे सुनाई नहीं दे रही है, तो मतलब क्या है कि ये गलत जगह इस जगह चली गई है, ये इस वाले लंग्स में चली गई है, यहाँ जहां राइट बना हुआ है वहां चली गई है। जबकि जाना उसको यहाँ पे सिक्योर रहना था, उसको यहाँ पे सिक्योर रह के वो दोनों तरफ ऑक्सीजन सप्लाई कर सकती है। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो फिर से उसको देखो निकाल रहे हैं, उसकी एयर निकाली और ईटी ट्यूब को निकाला। उसके बाद इसको देखो ईयर लोब से फिक्स कर दिया और कॉर्नर ऑफ द माउथ से फिक्स कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत बार यहाँ पे बताया जाता है। उसका एनिमेशन मैंने आपको दिखाया है, तो अब कहीं ना कहीं आपको इसका पता चल गया होगा, समझ आ गया होगा। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अब अगली वीडियो हमारी होगी टीटी ट्यूब पे। गाइस इसी तरीके से हमने सीपीआर भी कर लिया है, ईटी ट्यूब कर ली है, और यहाँ पे अब हम देखेंगे टीटी ट्यूब के बारे में। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, आपको एक एक चीज क्लियर होगी, हर चीज क्लियर होगी। तो गाइस आज के लिए धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे, कल एक नई वीडियो के साथ।